हेलो, हाँ जी, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रख पा रहे हैं। मेरा नाम है साहिल सेन और आज हम लोग बात करेंगे हमारी विज्ञान की कक्षा के बारे में। विज्ञान की कक्षा में हमारा कौन सा अध्याय चल रहा था? अध्याय नंबर 9 चल रहा था, जिसका नाम था प्रकाश। और प्रकाश के अंदर हम लोगों ने लगभग क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं? हम लोगों ने पढ़ लिया है कि दर्पण किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण, और गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, और नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन, और बहुत सारी अन्य चीजें हमने पढ़ ली हैं। और हमारे रेगुलरिटी में चल क्या रहा था? अब रिसेंटली हमारी जो क्लास हुई है उसमें हम लोगों ने उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनाया जाएगा उस बारे में चर्चा कर ली, और उत्तल दर्पण का कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि सर आपने हमें लास्ट कक्षा में बता दिया था कि सर दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र याद है कि नहीं है? याद होगा ना, भूल थोड़ी गई। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये क्या था हमारा? दर्पण सूत्र था। इसमें u क्या था? u थी आपकी बिंब दूरी, यानी कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है, और जो प्रतिबिंब बना है दर्पण में उसका उसकी दूरी कितनी है, तो वो दूरी क्या कहलाएगी? v से दर्शाएंगे, और क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब दूरी कहलाएगी। उसके बाद में फोकस मुख्य ध्रुव से फोकस बिंदु तक की जो दूरी है वो क्या है? फोकस दूरी। और एफ को क्या कहेंगे हम लोग? फोकस दूरी कहें। यहाँ तक समझे? अब देखो बेटा, जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो प्रतिबिंब आवर्धित भी होगा, है ना। जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा दिखेगा ना, है ना। प्रतिबिंब से जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से क्या दिखता है? बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो बड़ा या छोटा दिखेगा ना, यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक से थोड़ा बड़ा दिखाई देता। आवर्धन का मतलब होता है बड़ा दिखाई देना, है ना। तो इसी विषय में बात करेंगे हम लोग। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आवर्धनता। क्या होगा? आवर्धनता। आवर्धनता का मतलब क्या होता है बेटा? प्रतिबिंब का अपने वास्तविक स्वरूप से बड़ा दिखाई देना क्या कहलाता है? आवर्धनता कहलाता है। यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से क्या होगा? बड़ा। प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। बड़ा होना या आवर्धित होना कह सकते हैं हम लोग इस बात को। कैसा होगा रे? बड़ा होगा, है ना। अब बात आती है कि सर आवर्धन जो होता है, आवर्धनता को किससे दर्शाया जाता है? तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है बेटा? एम। क्या होता है? एम होता है। समझ गए क्या? यानी कि कहीं भी आपको एम लिखा मिले तो समझ जाना, या फिर आपको सीधा पूछा जाए कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कितना आवर्धित है, तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है। जो आवर्धन होगा ना वो ऊंचाई पे डिपेंड करेगा। किस पे? ऊंचाई पे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आवर्धन क्या होता है? आवर्धन इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बटे बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई। अब ऊंचाई होती है हाइट, और हाइट को हम लिखते हैं एच से, और यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लिखेंगे एच डैश बटे, और बिंब की ऊंचाई को लिखेंगे एच। तो यहाँ से सूत्र बन गया एम बराबर एच डैश बटा एच। एक सूत्र तो ये बन गया, यानी कि हमें ऊंचाई दे दी गई है। मान लो प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको दे दी गई और बिंब की ऊंचाई भी आपको दे दी गई, और आपको पूछा गया कि ये प्रतिबिंब जो बना है वो कितना आवर्धित है, तो उसका आवर्धन कितना है, तो आप लोग बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। ये देखो सर, इसको हम लोग ऐसे भी डिसाइड करते हैं कि जो एम जो होता है वो बराबर होता है एच डैश बटा एच, और बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई या दूरी लिखता हूं तो माइनस वी बटे यू। माइनस वी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। वी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या होता है? बिंब की दूरी। मान लो आपको क्या कह दिया गया, आपको वस्तु की क्या दे दी गई है? आपको ऊंचाई दे दी गई है ना। और आपको क्या दिया गया है? जो प्रतिबिंब दूरी है वो दे दी गई है, बिंब दूरी है वो दे दी गई है, और आपसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए। क्या बताइए? प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए। तो बता सकते हैं ना आप लोग। कैसे बता सकते हैं सर? ऐसा कर देंगे हम लोग, एच डैश बटा एच बराबर माइनस वी बटे यू। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अब ये जो फॉर्मूले निकल कर आते हैं, आप लोगों को फॉर्मूलों को क्या करना पड़ता है बेटा? याद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। और घनता को जानने के बाद में इसके जो दो तीन फॉर्मूले, इसके हर एक फॉर्मूले की हम लोग देखो, जैसे आपको सवाल आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, है ना। सवाल ये दे दिया आप गया आपको कि किसी भी अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से
बनने वाला प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तथा तथा वस्तु को बिंब से सॉरी बिंब और वस्तु पे एक ही चीज होती है। वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, दूरी पर रखा गया है तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि 4 सेंटीमीटर दिखाई देती है, प्रतीत होती है, तो बिंब की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बिंब की ऊंचाई ज्ञात करो। अब आप लोगों को ये बात पता है, ये देखो क्या ज्ञात करना है, बिंब की ऊंचाई ज्ञात करना। शॉर्ट एंड स्वीट रूप में 1 सेकंड में हो जाएगा सवाल। देखो क्या पढ़ा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये पता है आपको कि ये सारी रेखाएं क्या है, इसमें ना तो आभासी लिखा गया ना वास्तविक, तो हम लोग क्या मानेंगे, इसको वास्तविक रेखाएं मानेंगे। फिर उसके बाद में मुझे पता अवतल दर्पण फोकस दूरी, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तीनों किस में होती है, नेगेटिव में होती है। यानी कि यहाँ पर देखो दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर है, v का मान कितना हो गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर हो गया ना। और बिंब जो वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, यानी वस्तु क्या है, बिंब, तो बिंब दूरी कितनी होगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर ये होगी। फिर बात आ गई कि सर अब मुझे ये बताओ प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बता रहा हूं मैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी बता रहा हूं बेटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई मैंने बता, मान लो सुनो रुको एक बार, यदि हम इसको है ना 15 सेंटीमीटर कर दे, कितना कर दे, चलो 20 रहने दो इसको। और क्या कहा गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ना, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से लिख रहे थे, तो एच डैश बराबर कितना लिखा है, 4 सेंटीमीटर, कितना लिखा है 4। और बिंब की ऊंचाई हम लोगों से पूछ ली गई है कि जो वस्तु है वो कितनी आवर्धित है, कितनी का बड़ी है ना, साइज पूछ लिया गया वस्तु का। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, सूत्र ये हमारे मुझे पता था कि एम बराबर, देखो उसमें आवर्धन का सूत्र कैसे लगाओगे, यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया ना, उसमें क्या कहा जाएगा, सवाल जब बनेगा तो ये कहा जाएगा कि जो प्रतिबिंब है दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब मुख्य वस्तु से 4 गुना आवर्धित है, कितना आवर्धित है, 4 गुना आवर्धित है। या फिर ये कहा कि प्रतिबिंब आवर्धन के बाद में लगभग 4 सेंटीमीटर का प्रतीत होता है। तो आवर्धन जैसे नाम आ गया, आपको पता चल गया आवर्धन का यहाँ पे सूत्र लगेगा, है ना। यहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर आवर्धित दिखाई दे रही है, या 4 सेंटीमीटर आवर्धित प्रतीत हो रही है, समझ गए क्या। m बराबर एच डैश, देखो m बराबर क्या हो जाएगा आपका, h डैश बटा h हो जाएगा, है ना। m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या होगा, देखो आंसर क्या होगा कि m बराबर एच डैश बटा एच बराबर माइनस वी बटा यू। तो एच डैश का मान क्या है, एच डैश का मान है हमारे पास एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो इसका मान हमें मिला हुआ है कितना, एच डैश का मान 4 है बटे एच बराबर माइनस का वी का मान कितना दिया गया है, माइनस के 20 दिया गया है, यू का मान कितना दिया गया है, माइनस का 20 दिया गया है। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 4 बटे एच बराबर माइनस 20 बटे 20 हो गया, है ना। तो h बराबर कितना हो गया, 20 गुना 4 बटे माइनस का 20 हो गया। 20 से 20 करने के बाद h की वैल्यू कितनी है, -4 आ गई। यानी कि बिंब की ऊंचाई जो कितनी है, बिंब की ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी। और प्रतिबिंब जो बना है वो प्रतिबिंब कैसा बना है बताओ, प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बना है तो वास्तविक बना होगा, और कैसा बना होगा बेटा, उल्टा बना होगा। वास्तविक बना होगा और कैसा बना होगा, उल्टा बना होगा। समझे कि नहीं समझे। अब हम लोग बात करेंगे कि सर, अब हमने बात कर ली कि सर किसी भी दर्पण का दर्पण सूत्र क्या होता है, आवर्धन कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। और आगे हम लोग जो सवाल करेंगे उसमें हम लोग देख लेंगे कि किस प्रकार से आपको जो जो वैल्यू दी होगी उस अनुसार आप लोग कैसे कैसे वैल्यू निकालोगे, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि सर आप हमें ये बताइए कि यदि प्रकाश की किरण को मैं
मान लो एक मैंने कोई भी कांच की पट्टी ले ली। कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा, ये देखते हो आप लोग कि कांच का आपके पास गिलास है। क्या है? कांच का गिलास है। उस कांच के गिलास में आपने पानी डाल दिया। क्या डाल लिया? पानी। गिलास कांच का ही लेना है। क्या गिलासी किसकी होनी चाहिए? कांच की होनी चाहिए। तो वो जो कांच का गिलास होता है बेटा, उस कांच के गिलास में आप लोगों ने क्या डाला है? पानी। और वो ये मारकर क्या किया मैंने, उसके अंदर यूं डिप कर दिया। क्या कर दिया? एक गिलास लिया, गिलास में पानी डाला, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा और पानी, और थोड़ा सा पानी इसमें मिला ले। पानी मिला रहा हूं, और पानी मिलाने के बाद मैंने क्या किया, उसके अंदर मार्कर को डिप किया और मैंने गिलास को ऐसे साइड में रख दिया। जैसे मैंने गिलास को साइड में रखा, मुझे ये दिखाई दे रहा था कि सर ये पेंसिल, ये जो मार्कर मैंने इसके अंदर डाला है वो तो टेढ़ा दिख रहा है। मैंने फटाक से बाहर निकाल के देखा, नहीं मार्कर तो सीधा है। दोबारा उसके अंदर डिप किया, नहीं सर टेढ़ा दिख रहा है। बाहर निकाला, सर सीधा है। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि प्रकाश जो होता है उसमें होता है अपवर्तन का गुण, और ये प्रकाश का क्या हो जाता है, वहां पर अपवर्तन हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, किसकी है किरण? प्रकाश की। किसकी है? प्रकाश की जो किरण है ना, वो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम, या फिर मैं ऐसे कहूं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। घुसी, कहाँ घुसी? दूसरे माध्यम में घुसी, प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है? पथ से विचलित हो जाती है। और यही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश की किरण, मैंने कहा, मैंने एक गिलास लिया। क्या लिया मैंने? एक गिलास लिया। क्या लिया? एक गिलास लिया, और इस गिलास में भर दिया मैंने पानी। क्या भर दिया मैंने? पानी। और ये प्रकाश की किरण जो थी वो, इसके अंदर मैंने एक पेंसिल भी डुबो रखी है। क्या डुबो रखी है? पेंसिल। पेंसिल जैसी दिख रही है क्या? पेंसिल ही है, ठीक है ना? पेंसिल डुबो रखी, किसकी है? महंगी कंपनी की है, बहुत महंगी पेंसिल है। पेंसिल डुबो रखी, तो क्या हुआ कि प्रकाश की किरण, ये माध्यम नंबर 1 था, वायु वाला माध्यम था। कैसा माध्यम था? माध्यम 1 का कैसा है? क्या है यहाँ पर? माध्यम 1 में वायु है। और ये माध्यम कौन सा है? माध्यम नंबर 2, और इसमें क्या है बेटा? जल। क्या है? जल। प्रकाश की किरण आई, यूं घुसी, घुसते ही उसे जाना तो कहां से चाहिए था? ये से आई तो यहाँ से ऐसे जाना चाहिए था ना, परंतु वो ऐसे, है ना? तो मुझे पेंसिल कैसी दिखाई दी? टेढ़ी दिखाई दी। कैसी दिखाई दी? टेढ़ी। जब प्रकाश का अपवर्तन, सीधी सी भाषा में क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, डगमग हो जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा प्रकाश का अपवर्तन, तो आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हो। कोई भी बच्चा है, अब तुम 10वीं में हो, कौन सी में हो तुम? 10वीं में। 10वीं से तुम गए 12वीं में, कौन सी में गए? 12वीं में। पहले 11वीं आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे जंप थोड़ी करवा रहा हूँ। 10वीं से गए 11वीं में, 11वीं से गए 12वीं में, 12वीं। अब 12वीं तक क्या होता है? तुम्हारा स्कूल होता है, तुम पूरे अनुशासन में रहते हो, अच्छी तरह से डिसिप्लिन बच्चे रहते हो। 12वीं जैसे तुम लोगों ने पास की, 12वीं पास करते तुम लोग गए सीधे कॉलेज। कहाँ गए? सीधे कॉलेज। और कॉलेज में जाते ही तो बेटा क्या आ जाते हैं? पंख। क्या आ जाते हैं? पंख आ जाते हैं कि अब तो हम क्या है, यहीं के, हमें कोई कहने वाला थोड़ी है कि कॉलेज में ज्यादा कहा नहीं जाता, है ना? तो कॉलेज में क्या हो जाते हैं? कॉलेज वाले तो ये मानते हैं कि आप लोग मैच्योर हैं तो हर चीज समझते हैं, बट ये क्या हो गए, आप निकले हैं, है ना? जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो वो माध्यम था इनका पहला। ये माध्यम जैसा था इनका, स्कूल में जो पढ़ते थे तब ये माध्यम था इनका पहला। तो ये बच्चे जो थे सुबह सुबह नहाते थे, धोते थे, सीधे कहाँ जाते थे? स्कूल जाते थे। उस बीच में कहीं भी नहीं रुकते थे, सीधा अपने घर से तैयार हुए और कहाँ चले गए? वो स्कूल में चले गए। अब बात आई सर माध्यम नंबर 2 में आ चुके हैं सर। अब माध्यम 2 है कॉलेज। क्या है? माध्यम 2 कॉलेज। अब बात आई
जब तक ये स्कूल में जाते थे माध्यम एक में, जब तक ये थे तब एकदम सीधे गमन कर रहे थे, परंतु जैसे ये लोग कॉलेज में घुसे तो माध्यम नंबर 2 यानी माध्यम नंबर 1 से माध्यम नंबर 2 में जाते ही, है ना, गर्मियों की वो छुट्टियां 12वीं के बाद, है ना, जब लगने वाले हैं कॉलेज, वो छुट्टियां जो है वो बीच में, है ना, तो माध्यम नंबर 1 से तुम लोग माध्यम नंबर 2 में प्रवेश करने जा रहे हो। माध्यम नंबर 1 से माध्यम नंबर 2 के अंदर प्रवेश करने से पहले बीच में जो छुट्टियां हैं उनमें तुम्हारा मार्ग कैसा हो गया, इधर उधर हो गया, क्योंकि तुम अब बड़ा भारी ऐसे मतलब ऐसा एटीट्यूड वाला फील कर रहे हो ना, ओरा तुम्हारा जा रहा है ऊपर एकदम, है ना, कि सर अब हम कॉलेज में जा रहे हैं ना। पहले जो बच्चे सिंपल कटिंग रखते थे आप मॉडर्न बन चुके हैं, है ना, जो बच्चे एकदम सिलवाए हुए कपड़े पहनते थे अब वो जींस पहनने लग गए, है ना। आजकल तो नॉर्मल है वैसे, बाकी जब स्कूल की ड्रेस होती है ना, कॉलेज की ड्रेस भी होती है, कई कॉलेजेस की नहीं होती, तो उसकी बता रहा हूँ, है ना। सर रही जादे बन गए, बढ़िया सर्कल बनाया है अपना, है ना, गाने चल रहे हैं मासूम शर्मा के, हैं 12 बजे सॉरी कोई और ही चल रहा होगा ना, तो क्या गाने वाने चल रहे हैं उसी फील में, है ना, गाड़ियां वाड़ियां लेके जा रहे हैं बच्चे, बढ़िया, है ना। तो उसमें तुम्हारा क्या हो गया, मार्ग विचलित हो गया। मार्ग कैसा हो गया, विचलित हो गया। तो पहले तुम सिंसियर दिखते थे और अब तुम लोग बिगड़े हुए दिखते हो, ऐसा होता है क्या, नहीं होता क्या, नहीं, सबकी नहीं कह रहा, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सभी होते हैं, कुछ तो होते ही है ना, कुछ तो ऐसे महान होते हैं। तो वही बात है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण माध्यम में 1 से माध्यम में 2 में जब वो प्रवेश करेगी तो वो अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, जिस वजह से हमें वस्तुएं जो है वो अपनी स्थिति से थोड़ी अलग दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने किसी भी पेंसिल क्या क्या दिया कि मैंने पेंसिल को एक गिलास के अंदर डुबो दिया तो वो पेंसिल मुझे टेढ़ी दिखाई दी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको पूछा जाए कि प्रकाश की किरण जब मान लो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उस समय वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है माध्यम 1 से माध्यम 2 में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उस समय वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे भी प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। समझे कि नहीं समझे, है ना, ऐसे समझे या एग्जाम्पल से समझे, कैसे भी समझो, बात ये है कि अपने पथ से विचलित हो जाती है। समझ गए क्या। अब ये वाली जो बातें होती हैं, यानी कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो हमेशा पारदर्शी वस्तुओं में ही दिखाई देता है, पारदर्शी वस्तुओं में ही दिखाई देता है। मैंने यहाँ पर गिलासी कच्च की सॉरी मैंने कच्च की गिलासी तो पंजाबी में होती है ना, कांच की गिलासी, तो सॉरी थोड़ा सा चला जाता हूँ मैं, थोड़ा अपने मार्ग से भटक जाता हूँ, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है ना। तो क्या हुआ था कि जो कांच का गिलास ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि कांच का गिलास कैसा होता है, पारदर्शी, और हमें दिख जाता है उसमें कि यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है वो अपने पथ से विचलित हो रही है। बस सेम सी बात यही है कि ये याद रखना कि प्रकाश का अपवर्तन किस में होगा, पारदर्शी वस्तुओं में ही होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि अपना जो अगला है कि सर प्रकाश की किरण किस प्रकार से एक माध्यम में जाती है, कैसे विचलित होती है, कैसे बाहर परावर्तित होती है। मैंने कह दिया कि 2 माध्यम है मेरे पास, माध्यम नंबर 1। अब यहाँ पर ये जो माध्यम नंबर 1 का सघन माध्यम है, माध्यम कैसा है, सघन, सघन है कि विरल है, नहीं, जो माध्यम बाहर का है वो मैं विरल ले रहा हूं, कैसा ले रहा हूं, विरल, है ना। और माध्यम नंबर 2 जो मैंने लिया है सर वो सघन है, माध्यम नंबर 2 कैसा है, सघन। ये मैंने कोई भी कांच की स्लैब ले रखी है ना, या फिर कह सकते हो कि पानी होगा, कुछ भी होगा। अब बात आई कि सर आपने 2 नाम लिखे हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम, तो सघन और विरल ये वाला कंसेप्ट तो बताऊं पहले, बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे, बताने के लिए बैठे। सघन माध्यम, कैसा माध्यम, सघन। अब सघन माध्यम क्या होता है बेटा, सघन माध्यम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर किसी भी जो भी वस्तु है हमारे पास, या फिर जिस भी माध्यम में हम लोग बात कर रहे हैं उसके अंदर जो कण होंगे, यानी कि उस पदार्थ के जो कण होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ज्यादा एकदम पास पास होंगे। क्या होंगे, बहुत ज्यादा पास पास होंगे, एकदम इकट्ठे होंगे। तो उस माध्यम में को क्या कहेंगे हम लोग, सघन, जिसमें पदार्थ के कण, ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थ के कण बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक हो, या पास पास हो, या पास पास हो, ऐसा माध्यम क्या होगा, सघन माध्यम। और विरल माध्यम कैसा होगा, ऐसा माध्यम जिसके अंदर जो कण है या पदार्थ के जो कण है वो क्या है, आपस में चिपके हुए नहीं है, या उनके बीच में क्या है, थोड़ा गैप बहुत ज्यादा है। समझ गए कि इनमें कणों के बीच में गैप क्या होता है, बहुत कम होता है, इनमें गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। समझ गए क्या। तो ये मैंने कहा माध्यम का विरल, विरल माध्यम मैंने क्या माना, वायु, वायु कैसी होती है, विरल है ना, उसे प्रकार। अब देखो
मैंने कहा कि तुमने क्या ली, एक गिलास लिया, उसमें मिट्टी ली, गिलास में क्या लिया, गिलास में तुमने मिट्टी ले ली। अब उस मिट्टी में हाथ डालो, क्या डालो, मिट्टी में हाथ डालो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाथ जा तो रहा है, बड़ा मुश्किल से जा रहा है। वहीं तुम लोगों ने गिलास लिया, उसमें पानी डाला, तुम्हें ऐसा लगेगा मिट्टी के मुकाबले बहुत आसानी से जा रहा है। और वहीं तुमने उसमें क्या कर लिया, वायु ले ली। वायु कैसे डालोगे, वायु मान लो सीधा खाली गिलास ले लिया, उसमें वायु है, उसमें तुमने हाथ डाल के देखा, क्या गया, आसानी से गया। तो जो वायु वाला माध्यम था उसमें हमने क्या देखा कि जो कण थे उस पदार्थ के, यानी वायु के जो पदार्थ थे वो बहुत दूर, कण बहुत दूर दूर थे, है ना। और वही पानी में देखा तो इतने ज्यादा दूर नहीं थे जितने वायु में थे, उससे थोड़े नजदीक थे। और मिट्टी में क्या था, वो नहीं थे। वहीं ऊपर तुम वो ईंट ले लेते उस पत्थर में, उस ईंट के अंदर अगर तुम लोग ऐसे हाथ डाल के देखते तो उसमें जाता क्या, नहीं जाता, क्योंकि उसमें कण क्या थे, उन कणों के बीच में गैप जैसा था, बहुत ही ज्यादा कम था। समझ गए क्या। तो माध्यम विरल माध्यम का होगा जिसमें जो कण है वो कहाँ हो, दूरी पर हो। और सघन माध्यम कैसा होगा, जिसमें कण क्या हो, पास हो, है ना। अब मैंने कहा कि ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पे है, ये क्या है, पृष्ठ है, दोनों स्तंभों के मध्य का पृष्ठ है, ठीक है। ये स्थान नंबर 1 थी और ये स्थान नंबर 2 थी। यहाँ पर प्रकाश की किरण जैसे आकर गिरी, यहाँ पर प्रकाश की किरण जैसे आकर गिरी, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, अभिलंब, क्या बनेगा, यहाँ पर अभिलंब बनेगा, यहाँ पर कौन बनेगा, आपतन कोण। अब ये जो प्रकाश की किरण है ऐसे आई है, तो इसको जानना तो क्या चाहिए, ऐसे जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए, ऐसे, है ना। परंतु ये क्या करेगी, ये जाना कैसे चाहिए था, इसको ऐसे जानना चाहिए था ना, मगर ये जाएगी कैसे, ऐसे जाएगी। कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब अपने पथ से विचलित हो गई ना, जाना कैसे था, सीधे जाना तो तुम्हें था, घर से निकलती सीधे कॉलेज, तुम कहाँ गए, पहले चाय की टपरी, टपरी पे घूम घाम के फिर सर्कल पे घूम रहे हैं, सर्कल से निकले, सर्कल से निकलने के बाद में दोस्त से के पास रुक गए, फिर उसने कहा कि यार क्लास जाने से पहले थोड़ी सी पी लेते हैं चाय, चाय पी लेते हैं, तो चाय पी और फिर कहा सर अभी तो मैं चाय पी के आया हूँ, तूने भी पिला दी, चल आप कॉलेज चलते हैं। नहीं, कॉलेज जाने से पहले और रुकी, चल मोमोज को कुछ खा लेते हैं ना, कचौड़ी खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद में फिर कॉलेज गए, तो तुम अपने मार्ग से क्या गए, भटक, मार्ग से क्या गए, भटक। तो इसको क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर ये जो बनेगा, ये क्या होगा, यहाँ पर कोण आर होगा, परावर्तन कोण होगा। अब एक चीज और तुमने देखी होगी कि मैंने इस प्रकाश की किरण को इस अभिलंब के पास में क्यों बनाया, है ना। मैं इसको यहाँ ऐसे, चलो ये अपने पथ से विचलित हो रही है, मैंने ऐसे ही क्यों कहा, सर वो चाय की थड़ी पे ही गया, मैं ऐसे भी तो कह सकता था वो तो घर से निकल के अपने नाना के घर चला गया। ऐसा कभी होता नहीं ना, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके नियम होते हैं ना, लड़कों के भी कुछ नियम होते हैं, है ना, लड़कियों के भी कुछ नियम होते हैं, लड़कों लड़कियों के सबके अलग अलग नियम होते हैं। उसी प्रकार से इसका भी एक नियम है कि सर अगर, क्या नियम है, पहला नियम क्या है कि सर अगर प्रकाश की किरण, सर अगर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण सघन माध्यम, सॉरी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो उस समय वह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। झुकी कहाँ, अभिलंब की ओर झुकी, रे झुकी कौन है, प्रकाश की किरण है, झुक गई। तो यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो वो अभिलंब की तरफ है, झुक जाएगी। और वही दूसरा नियम ये कहता है कि सर अगर प्रकाश की किरण है तो सघन माध्यम से कहा जा रही है, विरल माध्यम में, सघन माध्यम से कहा जा रही है, वो विरल माध्यम में जा रही है। तो उस समय याद रखना, उस समय ये वाली बात तुम हमेशा याद रखना कि वो अभिलंब से दूर चली जाएगी, छोड़कर चली जाएगी दूर, कहीं मैं नहीं रहने वाली तुम्हारे पास में। ये अभिलंब है, यहां से कैसे चलेगी, दूर। तो कहां चली जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। समझ गए क्या। पहला नियम क्या कहा था, अगर विरल से सघन में अगर प्रकाश की किरण जा रही है तो परावर्तन के समय वो क्या करेगी, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और अगर वहीं पर वो सघन से विरल में जा रही है तो वो परावर्तन के समय क्या करेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, चली जाएगी वो उससे दूर। कहां, उससे दूर। अब हम लोग बात करते हैं कि सर जो प्रकाश का अपवर्तन है, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, जैसे आपने कांच की स्लैब देखी होगी, कांच की पट्टिकाएं, मान लो कि मैंने इस पे कुछ लिख रखा है ABCD, सॉरी है ना, इधर हो गया,
मैंने कहा कि मैंने इसके ऊपर ए बी सी डी लिखी और मैंने कांच की एक स्लेब रख करके एकदम पारदर्शी जब इसको देखा तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है ना। ऐसे आप लोग बहुत बार देखते हो ना, कहीं पे कुछ लिखा उसके सामने से कांच की प्लेट थोड़ी इधर उधर होगी, वो प्लेट आई तो आपको ऐसे ऊपर उभरा हुआ थोड़ा सा ऐसे दिखाई देता है ना। पेंसिल जब डालते हो किसी भी गिलास के अंदर पानी से भरे हुए तो देखते हो कि पेंसिल टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है ना। और भी कई चीजें ऐसी होती है जो कांच के अंदर पड़ी हुई है ना, हमें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। तो वहां पर क्या हो जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो अब हम पढ़ेंगे कि कांच की स्लेब में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है कि कांच की स्लेब में प्रकाश का अपवर्तन। कांच की स्लेब में प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, समझ गए? अब मैंने क्या किया, मैंने एक कांच की पट्टी ले ली। ये मेरे पास कोई भी क्या थी? एक कांच की पट्टी थी, ठीक है। पारदर्शी कांच की पट्टी है, इसकी है पारदर्शी कांच की स्लेट, ये पट्टी है। मैंने क्या कहा कि मैंने यहां से किसी भी, मैंने एक टॉर्च ली। क्या ली मैंने? मैंने यहाँ पर एक टॉर्च ले ली। क्या ले ली? एक टॉर्च ले ली और इससे मैं क्या कर रहा हूँ? लाइट कर रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ मैं इसके ऊपर? लाइट डाल रहा हूँ, है ना। तो मैंने जैसे इससे लाइट डाली, क्या डाली? लाइट मैंने जैसी डाली तो लाइट, तुम्हें पता है कि बैटरी से निकलने वाली लाइट तो ऐसे निकलती। बताओ ये टॉर्च में कौन सा दर्पण होता है? अवतल के उत्तल? अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। और ये जो अवतल दर्पण होता है इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं कि अपसारी दर्पण कहते हैं? बताओ 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 बताओ। अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जैसे ही इसके साथ टकराई, पहले तो मुझे ये बताओ, कांच की स्लेब के बाहर क्या है? वायु। इधर क्या है? वायु। यहाँ क्या है? कांच। वायु कांच वायु, वायु कांच वायु। अब ये जो वायु है यहाँ पर क्या है? वायु। और वायु वाला माध्यम कैसा? सघन है कि विरल? सर विरल है, हमें मत बताओ जी, हमें सब पता है। और यहाँ पर क्या है? कांच है, तो कांच वाला माध्यम कैसा होता है? सघन। कैसा होता है? सघन। और यहाँ वाला बाहर वाला माध्यम कैसा होगा? वायु। और वायु जहां पर प्रेजेंट है वो माध्यम कैसा होगा? विरल। कैसा होगा? विरल। ये जो प्रकाश की किरण यहाँ पर आकर के गिरी, ये जो प्रकाश की किरण यहाँ पर आकर के गिरी, यहाँ पर क्या है? अभिलंब। बताओ ये जानी तो कहाँ चाहिए थी? इधर जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए थी? इधर जानी चाहिए थी। इधर जानी चाहिए थी, मगर सर ये वाली प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो गई। क्या हो गई? ये प्रकाश की, अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो वो अपने पथ से क्या होगी? 100% कैसी होगी? विचलित होगी। और विचलित होगी और विरल से जब सघन में जाएगी, तो मैंने आपको नियम बताया था, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर हटेगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से होकर इधर टकराएगी। टकराएगी कि नहीं टकराएगी? सर टकराएगी। अब देखो कांच के अंदर है, ये कहाँ कहाँ है? कांच के अंदर। ये कांच के अंदर कैसा माध्यम है? सघन। अब ये कांच के से बाहर निकलनी चाहिए, और बाहर निकलनी चाहिए तो ये वाली इधर जानी चाहिए। इधर जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? मगर ये इधर नहीं जाती है, यहाँ वो नहीं जाती है ना। और हमें पता है कि सर यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अपने पथ से विचलित हो जाएगी और वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब, है ना। आपको ऐसा समझना है तो हम इसको इसकी क्या कर सकते हैं? इसको अल्फाबेटिकली लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार के लिए देख लेते हैं कि अब ये प्रकाश की किरण जो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या हट जाएगी? दूर हट जाएगी और इस प्रकार से चली जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? वापस से परावर्तित हो जाएगी। अब बताओ ये वाली किरण जो आकर गिर रही थी इसको क्या कहेंगे हम लोग? आपतित किरण। क्या कहेंगे हम लोग इसको? आपतित किरण। आपतित किरण और विलंब के मध्य बना कोण क्या होता है? कोण आई आपतन कोण। और ये वाली जो प्रकाश की किरण है ये कैसी है? परावर्तित किरण। मैं ये कह रहा हूँ ये प्रकाश की किरण को मैंने नाम दे दिया पी और आर। क्या नाम दे दिया? पी आर। ये यहाँ पर जो कोण बनेगा अभिलंब के और इसके मध्य वाला, ये वाला, तो ये क्या होगा? कोण आर। क्या होगा? कोण
आर होगा, होगा कि नहीं होगा। और अब बात आती है कि सर ये जो अभिलंब बना है इसको भी नाम दे दिया, इसको मैंने दे दिया एन और एन डैश, इसको दे दिया ओ और ओ डैश। ये कांच की स्लैब थी, ए बी सी ओ डी, और पी यहाँ पर एक बिंदु जो बना इसको कहा मैंने क्यू, यहाँ पर बिंदु बना इसको कहा मैंने आर, और ये प्रकाश की किरण तो इसको क्या कह दिया पी एस। तो पी क्यू आर एस नाम की एक प्रकाश की किरण थी। जब ये प्रकाश की किरण पी क्यू के रूप में इस कांच की स्लैब से टकराई, तो टकराने के बाद कांच के स्लैब के अंदर प्रवेश करने से यह क्या होगी, अपने पथ से विचलित होगी और अभिलंब की ओर झुकी। अभिलंब की ओर झुकने का कारण क्या था, ये विरल से कौन से माध्यम में गई है, सघन। जब ये सघन से विरल माध्यम में गई तो ये अभिलंब से दूर हट गई। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब बात आ रही है सर ये प्रकाश की किरण वायु में आ रही है, नहीं आ रही है, वायु से कांच में जा रही है। अब अगर हमको क्या मतलब इसमें क्या करना है, तो आपको है ना इसमें अगर सवाल पूछे या तो तुमको सीधा ही देते हैं, है ना, कि कांच की स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन बताइए। तो इस प्रकार से आप लोगों को पहले तो लिखना है कि जब प्रकाश की किरण वायु के अंदर से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच की पट्टिका के अंदर प्रवेश करती है तो उस समय वह प्रकाश की किरण कांच की पट्टिका में प्रवेश करने के बाद अपने पथ से विचलित होकर के अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब वह प्रकाश की किरण वापस दोबारा उस कांच की स्लैब से बाहर की तरफ परावर्तित होती है तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जिस वजह से वह प्रकाश की किरण, अब यहाँ तो नंबरिंग देनी पड़ेगी, प्रकाश की किरण आर और एस। यह प्रकाश की किरण आर एस के रूप में कांच के स्लैब से बाहर निकलती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण अभिलंब से दूर हटे जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, कांच की पट्टिका में प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है सीधा। उसके बाद में तुम्हें क्या बना देना है, डायग्राम, या पहले डायग्राम बनाकर उसके नीचे तुम लोग ये बातें लिख सकते हो। अब तुम्हें पूछ लिया जाए कि बताओ इसका अपवर्तनांक बताओ, क्या बताओ इसका अपवर्तनांक। अब अपवर्तन हो रहा है तो इसका अपवर्तनांक बताओ। अपवर्तनांक जो होता है उसको दर्शाते हैं एन से, और n बराबर होता है c बटे v। क्या होता है, c बटे v, यानी कि n बराबर प्रकाश का वेग बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, यदि आपको पूछा जाए प्रकाश का वेग किसमें, निर्वात में। किसमें पूछा जाए, निर्वात में पूछ लिया जाए। मान लो सर आप, मुझे तो ये पूछा जाए कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो क्या होगा। तो जब पूछा जाए माध्यम 1 से 2 में प्रवेश करती है तो यहाँ पर n1 नहीं लिखना, लिखना है n21। तो ये इसका सूत्र क्या होगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब किसी ने पूछ रहे माध्यम 2 से 1 में प्रवेश कर रही है तो n12 बराबर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल या वेग कुछ भी कह सकते हो, है ना, बटे माध्यम 1 में प्रकाश का वेग। समझ गए क्या, यानी कि आपको पूछ लिया गया कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक बताओ, तो n21 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल या वेग। या आपको कहा गया माध्यम 2 से 1 में प्रकाश का अपवर्तनांक बताओ, तो माध्यम 2 में प्रकाश का वेग बटे माध्यम 1 में प्रकाश का वेग। इसको दर्शाएंगे कैसे, n12 से। निर्वात में प्रकाश का वेग पूछ लिया गया तो निर्वात में अपवर्तनांक पूछ लिया गया कि निर्वात में इसका अपवर्तनांक बताओ प्रकाश की किरण का, तो n बराबर क्या हो गया, c बटे v। n बराबर c का मतलब क्या होता है, प्रकाश का वेग बटे v का मतलब माध्यम 2 में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग। c जो होता है वो प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है, प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग होता है। और इसकी वैल्यू आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी होती है। समझ गए क्या। अब बहुत सी चीजों के अपवर्तनांक होते हैं, जैसे कांच का अपवर्तनांक 0.003 है ना, और बहुत सारी चीजों के होते हैं। इसकी हम लोग एक टेबल बनाएंगे, है ना। और बाकी जितनी भी आगे हमारे लगभग टॉपिक बच गए, हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और पढ़ेंगे। उसके बाद में लेंसेज हम पढ़ने के बाद में
हम लोग लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो लगभग से अगला जो चैप्टर है उसके अंदर ये बखूबी ढंग से बताया जाता है, समझ गए क्या। और अब ज्यादा कुछ उसमें बचा नहीं है, कोई एक दो टॉपिक और बचे हैं जिसको हम लोग अगली कक्षा में कवर कर लेंगे। अगली क्लास में मैं ये तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ कि इसकी एक जो टेबल है वो तुम लोगों को अपनी एनसीईआरटी में देख करके बनानी है ना। अपने नोट्स जो बना रहे हो तुम, या फिर अगर पढ़ भी रहे हो सीधी वीडियोस देख के, तो उसको तुम लोगों को एनसीईआरटी में ढूंढना है, ढूंढ करके तुम्हें उसको पढ़ना है। यदि तुम लोग उसे नहीं ढूंढ पाते तो उस विषय में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अगली क्लास के इसके वीडियो के नीचे तुम लोग कमेंट कर देना कि सर हमने ढूंढी हमें नहीं मिली। अगर तुम्हें नहीं मिले ना तो मैं बताऊंगा, है ना। और नहीं भी मिली कोई बात नहीं, हम लोग अगली कक्षा में वो सारणी के बारे में चर्चा करेंगे कि किसकी वैल्यू कितनी होती है सर। और उसके बाद में हम लोग ये बात करेंगे कि लेंस क्या होते हैं, लेंस कौन कौन से होते हैं, लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किसको क्या कहते हैं, है ना। लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, दोनों लेंसेज अवतल और उत्तल दो लेंस होते हैं, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। लेंस सूत्र पढ़ेंगे, लेंस क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के साथ हम लोग अपने चैप्टर को पूरा कर देंगे कवर, है ना। ये पूरा चैप्टर होने के बाद देखो बेटा, इस चैप्टर से लगभग 9-10 नंबर की चीजें आती है, मेन चीजें। मैं देखो अब लास्ट टाइम चल रहा है तो मेन चीजें बताने पर ही मैं फोकस रख रहा हूँ, है ना। इसकी डिटेल्ड वीडियो की आप लोग कहोगे तो वो भी हम लोग डाल देंगे, है ना। बाकी अब कई लोग तो देख कर ये कहते हैं सर आपने ये वाली बात बताई, ये वाली नहीं। मैं जो बातें बता रहा हूँ वो मुख्य बातें हैं कि मैंने नाम पढ़ लिया अपवर्तनांक प्रकाश का अपवर्तन, तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये वाली चीजें मुख्य रूप से निकाली जाती हैं फिर बताई जाती हैं, ठीक है क्या। तो इन चीजों को ध्यान से पढ़ो, है ना। ये फॉर्मूले वगैरह याद कर लो। अब एकदम लास्ट समय चल रहा है तो अपनी किताबों पर पूरा ध्यान रखो, अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ। उन नोट्सों के अंदर से जो बने हुए तुम्हारे प्रॉपर नोट्स, जो प्रॉपर नोट्स बने हुए उनके अंदर से शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना। उनको याद करो, और जितना ज्यादा याद करोगे उतनी ज्यादा नंबर आप लोग लेके आओगे। और ये हमारी गारंटी है कि यदि आप लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं तो मुख्य चीजें तो हम लोग आपके ऐसे ही रिवाइज करवा देंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की कक्षा अच्छी लगी होगी, जितना भी पढ़ा है उतना समझ आया होगा, है ना। बाकी यही कहूंगा कि मेहनत करते रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए, है ना। और आज की यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय माता दी, खुश रहो।